नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। और इन 2 पार्टों में से हम सेकंड पार्ट का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट में इकाइयों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पहली इकाई का हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी इकाई के 3rd चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे। जो दूसरी इकाई में मैंने आपको बताया था, दूसरी इकाई का नाम था भारत में शासन। क्या नाम था? भारत में शासन। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, भारत में शासन के जो शासन के 3 अंगों में जो तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो तीसरा आपका जो चैप्टर है वो है न्यायपालिका। क्या चैप्टर का क्या नाम है? न्यायपालिका। तो देखिए, न्यायपालिका, फिर न्यायपालिका, फिर न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का गठन। किसका गठन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन। एवं न्यायिक पुनरावलोकन। तो स्टूडेंट देखिए, हम आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं, किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का, उनके कार्यों का। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार हुआ है, उनके कार्य क्या क्या हैं, एवं न्यायिक पुनर्विलोकन का। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि शासन के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग है वो है व्यवस्थापिका। कौन सा है? व्यवस्थापिका। दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स कार्यपालिका। और 3rd है आपका न्यायपालिका, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें, किसकी बात करेंगे आज? न्यायपालिका की। किसकी बात करेंगे? न्यायपालिका की। तो देखिए, न्यायपालिका, न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका क्या है? सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। तो आप लोग देखिएगा कि न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा? तीसरा। तो जाहिर सी बात है, तीसरा है तो 2 इससे पहले होंगे, और 2 इससे जो पहले हैं वो पहला है व्यवस्थापिका, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, भारत में संसद कहा जाता है। दूसरा है कार्यपालिका और 3rd है न्यायपालिका। पहला कौन सा हो गया? व्यवस्थापिका। दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? कार्यपालिका। एंड 3rd न्यायपालिका। तो देखिए, यह सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका सरकार का क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्य कानून के शासन की रक्षा करना है। तो न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? कानून के शासन की रक्षा करना। तो न्यायपालिका का कार्य कानून के शासन की रक्षा करना। कानून की रक्षा करना या कानून के शासन की रक्षा करना। ठीक है ना? न्यायपालिका का ये क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। क्या होगा? कानून के शासन की रक्षा करना तथा कानून की सर्वोच्चता को पूर्ण रूप से निश्चित करना। तथा कानून की सर्वोच्चता को पूर्ण रूप से क्या करना? निश्चित करना। सर्वोच्चता को पूर्ण रूप से निश्चित करना। यह किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। देखिए, न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि कानून के शासन की रक्षा करे तथा कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। यह न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। किसके अधिकारों की रक्षा करती है? न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टूडेंट्स बात करेंगे किसकी? न्यायपालिका की। तो देखिए, न्यायपालिका में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, किसकी बात कर रहे हैं? न्यायपालिका की। तो देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। और न्यायपालिका में जो उच्च जो संस्था है, सबसे ऊंची जो संस्था है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, बात करेंगे थोड़ा बाद में। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से क्या है, एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1950 से मतलब है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तभी से क्या हुआ है, न्यायपालिका ने हमारे देश में संविधान के तहत क्या सुरक्षा और व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अधिकार, जैसे मान लीजिए मूल अधिकार मान लीजिए आप, तो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच, ध्यान देना, किसी न किसी समाज में किसी न किसी प्रकार से झगड़ा होता रहता है। सीधी सी भाषा में बात करें हम झगड़े की, तो देखिए हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते रहते हैं। क्या कह रहा हूं, व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच कोई ना कोई विवाद उठते रहते हैं और इन विवादों को कानून के अनुसार हल किया जाता है। और कानून के अनुसार जो हल किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, न्यायपालिका में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, न्यायपालिका में हल किया जाएगा। अर्थात शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा, तो स्वतंत्र संस्था कौन सी है, न्यायपालिका। तो देखिए न्यायपालिका कैसी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, निष्पक्ष संस्था है। न्यायपालिका का जो कार्य होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करना होता है। ये किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, ठीक है ना। तो कानून का भाव यह है कि, किसका भाव है, कानून का भाव या भावार्थ यह है कि धनी और गरीब, अर्थात अमीर हो या गरीब हो, ठीक है ना, स्त्री हो तथा पुरुष हो, अगला हो तथा पिछला, अर्थात उच्च या निम्न वर्ण का किसी भी जाति का हो, ठीक है ना, सभी लोगों पर कानून कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो सभी लोगों पर कानून कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा करे। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की क्या करे, रक्षा करे और कानून की सर्वोच्चता को क्या करे, प्रमुख रूप से सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति को अधिकारों की रक्षा करती है, जैसे कि अभी बताया था, अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण संस्थान है। विवादों को कानून के अनुसार हल किया जाता है न्यायपालिका में, कि जो विवाद होते हैं उनको कानून के अनुसार हल किया जाता है, किसमें, न्यायपालिका में। किसमें किया जाता है, न्यायपालिका में। तो और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह कोई व्यक्ति या समूह नहीं ले ले। अगर कोई व्यक्ति या समूह ले लेगा तो क्या हो जाएगी, तानाशाही निश्चित हो जाएगी। क्या निश्चित हो जाएगी, तानाशाही निश्चित हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप लोग, क्या निश्चित हो जाएगी, तानाशाह निश्चित हो जाएगी। कि कानून की जगह कह रहा है कि यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह, किसकी जगह, लोकतंत्र की, लोकतंत्र की जगह अगर कोई व्यक्ति या समूह अगर तानाशाही रूप से शासन करने लग जाए तो लोकतंत्र क्या रह जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो लोकतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है, ठीक है ना। न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। अब देखिए कि न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है कि वह क्या करे, कानून के शासन की रक्षा करे और उसे सुनिश्चित रूप से उसकी सर्वोच्चता को पालन करे। न्यायपालिका क्या करती है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। वह विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, न्यायपालिका जो कार्य करती है वो स्वतंत्र रूप से करती है, निष्पक्ष रूप से करती है। न्यायपालिका जो कार्य करती है वो स्टूडेंट स्वतंत्र रूप से करती है और निष्पक्ष रूप से करती है। आगे देखिए, इसलिए न्यायपालिका के ऊपर विधायिका का दबाव भी नहीं रहता। न्यायपालिका के ऊपर किसका दबाव नहीं रहता, विधायिका का दबाव नहीं रहता, ठीक है ना। तो आगे देखिए, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता, स्वतंत्र रूप से ही कार्य करती रहती है। आगे देखिएगा, न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो। समाज के समस्त नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शासन के 3 अंगों में से समान कानून के साथ साथ किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ समान कानून का ही व्यवहार करती है, भेदभाव नहीं करती। और न्यायपालिका राजनीतिक दबाव से क्या होती है, मुक्त होती है।
क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है ना। इसी बीच न्यायपालिका की जो सर्वोच्च संस्था है, इसी बीच न्यायपालिका की जो सर्वोच्च संस्था है उसका हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो न्यायपालिका की जो सर्वोच्च संस्था है, देखिए सबसे ऊंची जो संस्था होती है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सी होती है, सर्वोच्च न्यायालय। उससे पहले थोड़ी सी आपको मैं डिटेल बता देता हूँ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायाधीश, न्यायपालिका में क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। न्यायपालिका में क्या होते हैं, न्यायाधीश, न्यायपालिका, ठीक है ना, न्यायपालिका, जिसे अदालत भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, अदालत कह सकते हैं। जैसे आप जानते हो कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। तो न्यायपालिका में क्या होता है, न्यायाधीश होता है। क्या होता है, न्यायाधीश होता है। और न्यायाधीश विधायिका से दबाव मुक्त होता है, राजनीति से दबाव मुक्त होता है। तो देखिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि नियुक्तियों की दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत या अनुभव का वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी व्यक्ति का आधार नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना। न्यायाधीश की जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो उसका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष तक निश्चित होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का 62 वर्ष तक का निश्चित होता है। ठीक है ना। समय से पहले इनको नहीं हटाया जा सकता, तभी हटाया जा सकता है जब इन पर कदाचार या सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए, या महाभियोग की स्थिति में इनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। किनको, न्यायाधीशों को। ठीक है। तो इसी बीच हम बात कर रहे थे न्यायपालिका की। किसकी भी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, न्यायपालिका की। तो देखिए न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहते हैं। कानून के अनुसार, किसके अनुसार, कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका को व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। न्यायपालिका को क्या किया गया है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। और आज हम जो बात करेंगे कि भारत में कैसी न्यायपालिका पाई जाती है, एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। कैसी न्यायपालिका, एकीकृत, जिसकी संरचना पिरामिड की तरह होती है। किसकी तरह होती है, पिरामिड की तरह होती है। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। कैसी न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। तो हम संरचना की थोड़ी बात करें तो देखिए, न्यायपालिका की बात करें, संरचना की अगर हम बात करें तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। कैसी न्यायपालिका पाई जाती है, एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। ठीक है ना। देखिए तो भारत में कैसी न्यायपालिका पाई जाती है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। ठीक है ना। कैसी न्यायपालिका पाई जाती है, जिसकी संरचना एक पिरामिड की तरह है। जिसकी संरचना एक पिरामिड की तरह है। किसकी तरह है, पिरामिड की तरह है। तो देखिए पिरामिड की तरह है। किसकी तरह है, पिरामिड। तो पिरामिड कुछ इस तरीके से बना होता है। पिरामिड कुछ इस तरीके से बना होता है, ध्यान दीजिएगा। पिरामिड इस तरीके से। अब पिरामिड में जो सबसे सर्वोच्च जो संस्था होती है, सर्वोच्च या उच्च जो संस्था होती है, तो सर्वोच्च संस्था है तो नाम भी क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या नाम हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, सबसे ऊपर। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय। क्या आ जाएगा, उच्च न्यायालय। फिर आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। कैसा न्यायालय, अधीनस्थ। फिर यहाँ सबसे छोटी जो संस्था होती है जिसका सबसे पहले गठन किया गया था, ग्राम पंचायत होती है। कौन सी होती है, ग्राम पंचायत। इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे ऊपर होती है सर्वोच्च न्यायालय, फिर होता है आपका उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, उसके बाद होता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के बाद, ठीक है ना, क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत।
जो पंचायती फैसले उस समय सुनाए जाते थे। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय, वैसे तो हम अध्ययन करेंगे जब अलग अलग इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय विश्व का, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कैसा है, विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। अन्य नाम उच्चतम न्यायालय। क्या नाम है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है ना। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। पूरे देश में एक होता है। किसकी बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है ना। फिर बात कीजिए उच्च न्यायालय की। किसकी बात करेंगे, उच्च न्यायालय की। तो देखिए उच्च न्यायालय होता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हाई कोर्ट। क्या कहा जाता है, हाई कोर्ट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट कहा जाता है। अन्य नाम उच्च न्यायालय ही कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में एक होता है और कई जगह पर एक या एक से अधिक राज्यों का, प्रत्येक एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। ठीक है ना। कई जगह पर क्या होता है कि एक या एक से अधिक राज्यों का, अर्थात दो राज्यों का एक न्यायालय भी हो सकता है। दो राज्यों का एक न्यायालय भी हो सकता है। जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में होता है। ठीक है ना, प्रत्येक जिले में होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसील में स्थित होता है। कहाँ पर, तहसील में। ग्राम पंचायत आप जानते हो जो पंचायत करते हैं, पंच करते हैं। कौन करते हैं, पंच। गांव के पंच पटेल होते हैं ना, वो पंचायत करते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे पहली जो संस्थान आती है वो आती है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सी संस्था आती है स्टूडेंट्स, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से पहले हम यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। किसके बारे में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। ठीक है ना। देखिए तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, समझने का है। देखिएगा आप आगे क्या बात करें, न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कितने, 30। तो टोटल कितने न्यायाधीश हो गए, 31। तो सर्वोच्च न्यायालय में, किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस जिसे कहा जाता है, चीफ जस्टिस। मुख्य न्यायाधीश की, किसकी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। किससे, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में ऐसी सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति किसके पास है, मंत्रिपरिषद के पास है। किसके पास है, मंत्रिपरिषद के पास है। ठीक है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के, ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के, ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से, अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से, अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से, किसे? वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा, कुछ नाम प्रस्तावित करेगा, सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा, प्रस्तावित करेगा। किसको? राष्ट्रपति को। किसको करेगा? राष्ट्रपति को करेगा। और इसी में से राष्ट्रपति क्या करेगा? करेगा। और इसी में से राष्ट्रपति, और इसी में से राष्ट्रपति एक न्यायाधीश नियुक्त करेगा। क्या करेगा? न्यायाधीश नियुक्त करेगा। ठीक है ना। इस प्रणाली को क्या कहते हैं? कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं, या कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। ध्यान से समझना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इसे क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। दोबारा से सुन लेना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। इसे क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। किसका सिद्धांत अपनाया गया है? सामूहिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। आगे देखिएगा, इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की नई प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करना। ठीक है। उसके बाद 99वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया गया और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। तो पुरानी कॉलेजियम प्रणाली कौन सी थी? पुरानी जो कॉलेजियम प्रणाली थी वो यही थी कि एक मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम क्या करेगा? प्रस्तावित करेगा और इसे इन्हीं में से क्या करेगा? राष्ट्रपति एक न्यायाधीश नियुक्त करेगा। फिर आ जाता है न्यायाधीशों को पद से हटाना। किसको हटाना? न्यायाधीशों को पद से हटाना। देखिए, न्यायाधीशों को पद से हटाना। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना काफ़ी कठिन है। उन पर जब कदाचार साबित हो जाए अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें क्या किया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद में एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक कि संसद में सदस्यों का 2/3 बहुमत की सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। तो न्यायाधीश को पद से कब हटाया जा सकता है? महाभियोग की दशा में, अर्थात न्यायाधीश के ऊपर जब तक कोई कदाचार या दोष साबित न हो जाए, कदाचार या दोष साबित न हो जाए तब तक क्या नहीं कर सकते? न्यायाधीश को पद से नहीं हटा सकते। किसको नहीं हटा सकते? न्यायाधीश को पद से नहीं हटा सकते। ठीक है ना। किसको नहीं हटा सकते? न्यायाधीश को पद से नहीं हटा सकते। आगे देखिए कि न्यायाधीशों को केवल महाभियोग, किसके द्वारा? महाभियोग, दुर्व्यवहार व असमर्थता के सिद्ध होने पर, दुर्व्यवहार व असमर्थता के सिद्ध होने पर, दुर्व्यवहार व असमर्थता के सिद्ध होने पर, किसके सिद्ध होने पर? दुर्व्यवहार व असमर्थता के सिद्ध होने पर ही संसद के दोनों सदनों द्वारा
तो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा जब तक 2/3 बहुमत पारित नहीं हो जाता तब तक न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है ना, ये न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसी मामले में 2/3 सदस्यों को प्रस्ताव में क्या किया गया है, उनके पक्ष में क्या किया गया है, मत किया गया है। अब न्यायपालिका की संरचना की बात करेंगे, वो हम देखिए किसकी बात करेंगे, न्यायपालिका की संरचना की। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पद से संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है जब तक इन पर कदाचार या महाभियोग साबित ना हो जाए। ठीक है ना। देखिए बात कर रहे हैं हम न्यायपालिका की। स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, व्यक्ति के अधिकारों को हनन होता है, व्यक्ति किसकी शरण लेता है, न्यायपालिका की, जिसको हम न्यायालय भी कह सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए किसी के साथ कोई विवाद हो जाएगा तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कानून की शरण लेंगे, अर्थात न्यायपालिका की, न्यायालय की शरण लेंगे। सबसे पहली जो संस्थान आएगी वो आएगी सर्वोच्च न्यायालय। सॉरी। तो हम सर्वोच्च न्यायालय का जो अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक माना गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद।